गुड मॉर्निंग। आज हम राजनीति विज्ञान के व्यवहारवादी उपागम का अध्ययन करेंगे। व्यवहारवाद का प्रणेता डेविड ईस्टन को माना जाता है और जहां राजनीति विज्ञान के परंपरागत अध्ययन दृष्टिकोण में संस्थागत अध्ययन पर बल दिया जाता था, वहीं व्यवहारवाद में अब अध्ययन की इकाई मनुष्य का व्यवहार बन गया। मनुष्य का ऐसा व्यवहार जिसका सत्यापन किया जा सके, ऐसा व्यवहार जिसका मापन किया जा सके और ऐसा व्यवहार जिसका पर्यवेक्षण किया जा सके, ऐसा व्यवहार व्यवहारवाद के अध्ययन का अध्ययन बिंदु बन गया, व्यवहारवाद के अध्ययन की प्रमुख इकाई बन गया। और व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीतिक संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। बहुत से कारण रहे व्यवहारवाद के उदय के, जिसमें पहला कारण है परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक राजनीति शास्त्रियों के मन में परंपरागत अध्ययन दृष्टिकोण जो था राजनीति विज्ञान के अध्ययन का, उसके प्रति, उसके अध्ययन पद्धतियों के प्रति काफ़ी निराशा उत्पन्न हुई। हमारे राजवैज्ञानिकों ने देखा, राजनीति के विद्वानों ने देखा कि नीति निर्धारकों को, राजनेताओं को समाज में बहुत अधिक सम्मान की स्थिति प्राप्त है और उसकी अपेक्षा अगर राजवैज्ञानिकों की स्थिति देखी जाए, राजनीति विज्ञान के विद्वानों की स्थिति देखी जाए, तो उनके ज्ञान और कौशल, अनुभव, इनकी उपेक्षा की गई और उन्हें नीति निर्धारकों या राजनेताओं की तरह सम्मानजनक स्थान नहीं दिया गया। इस कारण भी हमारे राजनीति के विद्वानों में निराशा का भाव उत्पन्न हुआ। इसके अलावा हमारे राजवैज्ञानिकों ने यह महसूस किया, ये अनुभव किया कि केवल सैद्धांतिक पक्ष के अध्ययन से उनका जो अध्ययन है वो विश्वसनीय नहीं रहा। ठीक है कि परंपरागत अध्ययन दृष्टिकोण में सिद्धांत का अध्ययन किया जाता था, सैद्धांतिक अध्ययन किया जाता था। तो हमारे राजनीति के विद्वानों ने अनुभव किया, राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने, कि केवल सैद्धांतिक पक्ष के अध्ययन से ही हम अध्ययन को विश्वसनीय नहीं बना सकते हैं। सैद्धांतिक पक्ष और यथार्थ शासन प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण अंतर देखे गए। तो इस कारण भी हमारे राजवैज्ञानिकों में निराशा का भाव उत्पन्न हुआ। विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां उत्पन्न हुई 2 महायुद्धों के बीच के काल में। फांसीवाद, नाजीवाद, कई एकाधिकारवादी प्रवृत्तियां उत्पन्न हुई और इन प्रवृत्तियों का जो कारण था, इनके संदर्भ में, उनके उदय के संदर्भ में जो तर्क दिए जाने थे, इनके जो निदान की जो प्रक्रिया बताई जानी थी, वो परंपरागत पद्धति से असंभव थी। परंपरागत पद्धति से यह सब संभव नहीं था, अतः व्यवहारवाद की ओर मुड़ना पड़ा। दूसरी बात, अन्य जो समाज विज्ञान थे उनमें नई नई अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग हो रहा था, तो फिर राजनीति शास्त्र भी कैसे अछूता रहता। तो अन्य समाज विज्ञानों से प्रेरणा ग्रहण करके भी राजनीति विज्ञान में नवीन अध्ययन पद्धतियों का समावेश किया गया। अर्थात परंपरागत राजनीति शास्त्र में जो अध्ययन पद्धतियां थी तो वो वर्णनात्मक थी, दार्शनिक, संस्थागत, औपचारिक, कानूनी, ऐतिहासिक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया जा रहा था, जिनसे कि राजनीति विज्ञान शिथिलता की ओर अग्रसर हो रहा था, शिथिल होता जा रहा था। तो अन्य समाज विज्ञानों में जो नवीन अध्ययन पद्धतियां प्रयुक्त की जा रही थी, जो सर्वेक्षण पद्धति, सांख्यिकी पद्धति, गणितीय प्रारूप, निर्देशन जैसी पद्धतियों का प्रयोग किया जा रहा था, उन नवीन अध्ययन पद्धतियों के प्रयोग की लालसा, नवीन अध्ययन पद्धतियों के प्रयोग की अभिलाषा राजवैज्ञानिकों के मन में भी उत्पन्न हुई और व्यवहारवाद की ओर अग्रसर हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव के कारण भी हमें परंपरागत राजनीतिक अध्ययन दृष्टिकोण को छोड़कर व्यवहारवाद को अपनाना पड़ा। इस विश्व युद्ध में जो घटनाएं उत्पन्न हुई, द्वितीय विश्व युद्ध के काल में जिन घटनाओं ने जन्म लिया, उससे राजनीति शास्त्रियों के मन में एक बात उत्पन्न हो गई, एक बात बैठ गई कि राजनीतिक जीवन की जटिलताओं को पूरी तरह से समझने के लिए संस्थाओं और उनकी संरचनाओं के अध्ययन की सीमा को आगे बढ़ाकर उन संस्थाओं में कार्य करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करना होगा। कि अगर हमें राजनीतिक जीवन की जटिलताओं को समझना है तो जो परंपरागत अध्ययन दृष्टिकोण में हम संस्थागत अध्ययन पर बल देते थे, राजनीतिक संस्थाओं और संरचनाओं के अध्ययन पर बल देते थे, उन संस्थाओं के और संरचनाओं के स्थान पर अब संस्थाओं में कार्य करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करना होगा।
ये बात अब राजनीति शास्त्री समझ गए थे, राजनीति के विद्वान समझ गए थे, और अब इसलिए परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की जो अध्ययन पद्धति है, परंपरागत अध्ययन पद्धति, उसे छोड़कर हमें व्यवहारवाद को अपनाना पड़ा। व्यवहारवाद की ओर हम अग्रसर हुए, राजवैज्ञानिक अग्रसर हुए। जो आधिकारिक विद्वान हैं व्यवहारवाद के, वो डेविड ईस्टन को माना जाता है। डेविड ईस्टन ने अपने लेख द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में व्यवहारवाद के कुछ आधार बताए हैं, जिनमें पहला आधार है नियमन। नियमन का तात्पर्य होता है कि राजनीतिक व्यवहार में कुछ सामान्य तत्व ढूंढे जा सकते हैं। ठीक है, मनुष्य का जो राजनीतिक व्यवहार होता है उसमें सामान्य तत्व ढूंढे जा सकते हैं और उन्हें राजनीतिक व्यवहार के सामान्यीकरणों अथवा सिद्धांतों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और इसके आधार पर मानवीय व्यवहार की व्याख्या की जा सकती है और भविष्य के लिए संभावनाएं भी व्यक्त की जा सकती है। किसके आधार पर? इन सामान्य तत्वों के आधार पर कि मनुष्य का जो राजनीतिक व्यवहार है उसमें सामान्य तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार मनुष्य का होगा, कुछ सामान्य धारणाएं, सामान्य तत्व हम देख सकते हैं और उस आधार पर हम मानवीय व्यवहार की व्याख्या भी कर सकते हैं और भविष्य के लिए संभावनाएं भी व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा तत्व, दूसरा जो आधार है वो है सत्यापन। सत्यापन का तात्पर्य है मानवीय व्यवहार के संबंध में एकत्रित जो भी सामग्री है उसको दोबारा जांचने और उसकी पुष्टि करने की क्रिया सत्यापन कहलाती है। ठीक है, मानवीय व्यवहार के संबंध में जो भी सामग्री एकत्रित की गई है उसे पुनः जांचने और उसकी पुष्टि करने की क्रिया सत्यापन कहलाती है, और ये सत्यापन व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति की एक विशेषता है। ठीक है, तीसरा जो इसका लक्ष्य या मान्यता डेविड ईस्टन ने बताई है वो है तकनीकी प्रयोग। आधार सामग्री प्राप्त करने और उसकी व्याख्या करने के साधनों को स्वयं सिद्ध नहीं माना जा सकता, अर्थात वे समस्यात्मक होते हैं, और इन्हें शुद्ध कौन बनाएगा, इन्हें परिशुद्ध कौन करेगा? अध्ययनकर्ता। ठीक है, जो भी आधार सामग्री प्राप्त करने और व्याख्या करने के साधन हैं वो शुद्ध नहीं होते हैं, उनको शुद्ध करने का, उनको परिशुद्ध करने का कार्य अध्ययनकर्ता द्वारा किया जाता है। तो मानवीय व्यवहार का पर्यवेक्षण करने, उसका उचित विश्लेषण कर परिणामों को अंकित करने के लिए कठोर शुद्धिकरण के साधनों को अपनाया जाना चाहिए, और इस शुद्धिकरण के साधनों के माध्यम से जो परिशुद्धिकरण होता है उससे ही ज्ञान को विकासशीलता प्राप्त होती है। ठीक है, और इन सब कार्यों में तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। शुद्धिकरण में तकनीकी का प्रयोग किया जाता है और इस आधार पर नवीन तथ्य प्राप्त किए जाते हैं और पुरानी सामग्री को अमान्य या अप्रामाणिक ठहराया जाता है। इसके बाद है परिमाणीकरण। परिमाणीकरण क्या होता है? उपलब्धियों का विवरण तथा आधार सामग्री को लेखबद्ध करने और उसमें सुस्पष्टता लाने के लिए परिमाणीकरण किया जाता है। ठीक है, उपलब्धियों का जो विवरण है और आधार सामग्री जो है उसको लेखबद्ध करना और उसमें सुस्पष्टता लाना, उसके लिए मापन या परिमाणीकरण किया जाता है। इसके अलावा है मूल्य निर्धारण। मूल्य निर्धारण व्यवहारवाद की एक विशेषता है कि इसमें मूल्यों को तथ्यों से अलग रखा गया है। ठीक है, व्यवहारवादी अपने अध्ययन को मूल्यों से अलग रखना चाहते थे, मूल्यों की दृष्टि से तटस्थ रहना चाहते थे, ताकि वो राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान बना सके, पूरी तरह राजनीति विज्ञान को विज्ञान बना सके। लेकिन फिर भी नैतिक मूल्यांकन के लिए
कुछ मूल्यों और आदर्शों के प्रतिपादन को वे आवश्यक मानते थे, कुछ मूल्यों और आदर्शों के प्रयोग को वे आवश्यक मानते थे नैतिक मूल्यांकन के लिए। लेकिन शर्त क्या थी कि जो अध्ययन करता होगा वो इन मूल्यों और आदर्शों को अपने मूल्यों और आदर्शों से अलग रखेगा। समझ आ गई बात? कि अपने आप को वो मूल्यों से पृथक रखना चाहते थे, मूल्यों से तटस्थ रखना चाहते थे, ताकि राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाया जा सके। लेकिन नैतिक मूल्यांकन के लिए तो मूल्यों का और आदर्शों का प्रयोग जरूरी है। तो फिर शर्त ये थी कि अध्ययनकर्ता के मूल्य, अध्ययनकर्ता की सोच, अध्ययनकर्ता की भावनाएं, अध्ययनकर्ता के विचार इन मूल्यों और आदर्शों से अलग रहने चाहिए। ये एक मान्यता व्यवहारवाद की थी। व्यवस्थाबद्धीकरण। व्यवस्थाबद्धीकरण से तात्पर्य है कि सिद्धांत और अनुसंधान परस्पर संबद्ध और क्रमबद्ध होने चाहिए। ठीक है, सिद्धांत और अनुसंधान परस्पर संबद्ध और क्रमबद्ध होने चाहिए, क्योंकि सिद्धांत से अशिक्षित अनुसंधान निरर्थक है और आंकड़ों से असमर्थित सिद्धांत निरर्थक है। अर्थात सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो सिद्धांत के बिना अनुसंधान निरर्थक है और अनुसंधान के बिना सिद्धांत निरर्थक है। तो सिद्धांत और अनुसंधान में संबद्धता और क्रमबद्धता होनी चाहिए, ऐसा व्यवहारवादियों का मानना है। विशुद्ध विज्ञान, राजनीति विज्ञान विशुद्ध विज्ञान बने, ये व्यवहारवादियों का महत्वपूर्ण लक्ष्य था, महत्वपूर्ण उद्देश्य था। इसीलिए तो अपने अध्ययन में उन्होंने कभी भी मूल्यों को स्थान दिया ही नहीं। अपने अध्ययन में उन्होंने तथ्यों को मूल्यों से बिल्कुल अलग रखा, अध्ययनकर्ता को मूल्यों के प्रति तटस्थ रहने को कहा, क्योंकि वे राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान बनाना चाहते थे। ये इनका लक्ष्य था, ये इनकी मान्यता थी। समग्रता। व्यवहारवादी मानते थे कि समस्त मानव व्यवहार एक पूर्ण इकाई है, जिसका अध्ययन खंडों में नहीं किया जा सकता, जिसका अध्ययन टुकड़ों में नहीं किया जा सकता। मानव व्यवहार में एक मूलभूत एकता पाई जाती है, जिसको हम खंडित करके जिसका अध्ययन हम नहीं कर सकते हैं। इसी कारण समाज विज्ञान के जो सारे विषय हैं वो एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। अतः राजनीति विज्ञान का अध्ययन भी जीवन के अन्य पक्षों के संदर्भ में ही किया जा सकता है, एक पक्ष के साथ राजनीति विज्ञान का अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो ये थी व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं, जो डेविड ईस्टन के द्वारा अपने लेख द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में प्रतिपादित की गई। धन्यवाद।